हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ को प्रमोट करते हैं, जिसमें हमने रेगुलर डाइट के बारे में पढ़ लिया था कि बैलेंस डाइट क्या है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज हो गया। अब हम बात करने वाले हैं एडिक्यूट स्लीप के बारे में। ठीक है, तो एडिक्यूट स्लीप का मतलब हो गया कि प्रॉपर वहाँ पे क्या करना, जो नींद होना उसको लेना। ठीक है, अगर वहाँ प्रॉपर कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर नींद ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो हेल्थ होगी वो अच्छी रहेगी। अब ये जो इसकी टाइमिंग होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, तो टाइमिंग की बात करें तो अप्रॉक्स जो एडल्ट पर्सन होगा, एडल्ट पर्सन को मिनिमम 7 to 9 आवर क्या करना चाहिए, वहाँ पे नींद लेनी चाहिए। ठीक है, और ये कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी के साथ नींद होनी चाहिए, स्लीप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो हमारी हेल्थ होगी वो भी प्रमोट होगी, और वहाँ पे जो हमारी इम्यूनिटी होगी, या फिर जो हमारी मेमोरी है, कंसंट्रेशन हो गया, या फिर हार्मोनल बैलेंस हो गया, तो इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, अगर प्रॉपर वहाँ पे आप नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, फटीग की कंडीशन होती है, कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप होती है, और हेल्थ प्रॉब्लम वहाँ पे डेवलप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन्स के बारे में बात करते हैं। तो हैंड वॉशिंग, पर्सनल हाइजीन्स में क्या होता है, जो हमारी बॉडी को क्या रखे, वहाँ पे क्लीन रखे। ठीक है, और एक ऐसी हैबिट अपनाना होता है जिससे क्या हुआ वो हम इन्फेक्शन से वहाँ पे हम बचे रहें। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन से क्या होगा, बहुत सारी जो कम्युनिकेबल डिजीज रहती हैं उनका रिस्क वहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं जो कि डिजीज़ क्रिएट करने, फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले मैंने बताया हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग करने से क्या होगा, जो हमारी हैंड्स पे जर्म्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है ओरल हाइजीन्स मतलब ओरल हाइजीन्स। ओरल हाइजीन्स का मतलब क्या होता है, डेली हमको क्या करना चाहिए, ब्रशिंग करनी चाहिए। ठीक है, अपने माउथ की केयर करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, वहाँ पे डेंटल से रिलेटेड या हमारे टीथ से रिलेटेड हो गया, गम से रिलेटेड कोई वहाँ पे डिजीज काज नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा बाथिंग से क्या होगा, अगर रेगुलर बाथिंग कर रहे हैं तो हमारी स्किन क्या रहेगी, वहाँ पे क्लीन रहेगी, और वहाँ पे जो स्वेट है या डस्ट पार्टिकल्स हो गए हैं, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह नेल केयर में भी क्या होता है, ये हमारे जर्म्स को वहाँ पे कह सकते हैं रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर नेल्स को हम प्रॉपर वहाँ पे क्लीन रखेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो जर्म्स होंगे वो वहाँ पे स्टोर नहीं होंगे, और वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्लीन क्लॉथिंग, तो क्लीन क्लॉथिंग से पहनने से क्या होगा, वहाँ पे जो स्किन के होगी वो इन्फेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, बैड ऑडर हो गया, और बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं उनसे हम बचे रहेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो हमारा पर्सनल हाइजीन्स होगा वो मेंटेन रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, हमारे पर्सनल हाइजीन्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेंटल वेलबींग। तो मेंटल वेलबींग में क्या होगा, जो हमारी इमोशनल एक्टिविटीज़ होंगी, इमोशनल स्टेबल होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग और स्ट्रेस फ्री रहें। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, और वहाँ पे हमारी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, या फिर रिलेशनशिप होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, वो अच्छी रहेगी। ठीक है, अब कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, तो सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे अगर हमारे हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ होगी वो दोनों ही सही रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है, अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारा माइंड होता है वो शांत रहेगा, और वहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इसके अलावा एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं होंगी। नेक्स्ट इसके अलावा है योगा। योगा भी क्या करता है, हमारे माइंड को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी जो बॉडी होगा और जो माइंड होगा उसके बीच में कह सकते हैं एक बैलेंसिंग रखता है। ठीक है,
इससे क्या होगा, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर जो ब्रीदिंग की कंडीशन हो गई, मेंटल रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है, इनमें इम्प्रूवमेंट मिलता है। कह सकते हैं हमारी जो ओवरऑल हेल्थ होती है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शंस। रिएक्शंस में बहुत सारी, जैसे रिक्रिएशंस में क्या होता है, बहुत सारी जो म्यूजिक हो गया या फिर रीडिंग हो गया, ठीक है, बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो मेंटल रिफ्रेशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये क्या करती हैं, मेंटल रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करती हैं, और वहाँ पे जो स्ट्रेस का रिस्क होगा वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो क्या होगा, जो पर्सन होगा वो कॉन्फिडेंस या होप और मोटिवेशन मिलता है उसको, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई भी वहाँ पे अब नॉर्मल कंडीशन आती है, चाहे जितनी डिफ़िकल्टीज आ जाएँ, वो क्या होगा, उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता है, ठीक है। और वहाँ पे मेंटल वेलबींग वहाँ पे बेटर होता है उसका। तो ये कुछ मेंटल वेलबींग के लिए कह सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम अगर वो मैनेज कर लेता है, स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है, ठीक है, प्रॉपर मेडिटेशन करता है, योगा करता है, या फिर रिक्रिएशन की क्रिएशन करता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, उससे क्या होगा, वहाँ पे जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ होगी वो इम्प्रूव होगी, वो बेहतर रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो कौन कौन से कह सकते हैं प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, ईट अ बैलेंस्ड डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो क्या होगा, जितने भी वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो रिक्वायर होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, या फिर विटामिन्स हो गए, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक अच्छे अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, बैलेंस डाइट हम ले सकेंगे। बैलेंस डाइट क्या करता है, हमारी जो बॉडी होगी उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिपेयरिंग के लिए, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और हमारी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है, ठीक है। और जब ये बूस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारी डिजीज होने के चांसेस जो रिस्क होंगे वो भी कम हो जाएंगे। जैसे कि माल न्यूट्रिशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि अगर वहाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहे हो तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन डेवलप हो जाए, जिसको क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें ले लिए तो ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज रहती हैं, वो भी होने के चांसेस वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिंक सेफ एंड क्लीन वाटर। तो सेफ हो, अगर ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी की जो हाइड्रेशन पावर होगी, डाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गई, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, उसको रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो जो अगर हम प्योर वहाँ पे वाटर पीते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे हमें कॉलरा और जो वाटर से रिलेटेड डिजीज होंगी वो काज नहीं होंगी, कह सकते हैं वाटर बॉर्न डिजीज काज नहीं होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसिव रेगुलरली एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे अगर तो क्या होगा, प्रॉपर एक्सरसाइज करने से हमारी जो फिजिकल फिटनेस होती है, हमारी एक्टिवनेस होती है, वो बढ़ती है, ठीक है। जब एक्टिव रहेगा पर्सन, फिजिकली फिट रहेगा, तो उससे क्या होगा, जो हमारी हेल्थ होगी, हार्ट की हेल्थ होगी, या हमारी जो मसल्स की स्ट्रेंथ होगी, बोन्स की हेल्थ हो गई, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, और हमारी मेंटल हेल्थ हो गई, ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता है। और उसके साथ ही क्या होगा, वहाँ पे जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अगर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस हैं तो रिड्यूस होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं मेंटेन पर्सनल हाइजीन्स। पहले भी बात करते हैं, अगर पर्सन क्या करेगा, अपनी पर्सनल में हाइजीन्स को मेंटेन रखे, तो वहाँ पे जो जर्म्स हैं या फिर जो इन्फेक्शियस वायरस हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजे, जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो स्प्रेड कम होंगे, ठीक है। और वहाँ पे जब ये चीज़ें स्प्रेड कम होंगी तो क्या होगा, जो कम्युनिकेबल डिजीज होंगी, कम्युनिकेबल डिजीज़ के चांसेस भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद गेट एडिक्यूट स्लीप। पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हेल्दी एडल्ट पर्सन है तो 7 to 9 आवर कम से कम उसको क्वालिटी स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
तो अगर प्रॉपर वो नींद ले रहा है तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो ब्रेन के फंक्शंस हैं, मेमोरी हैं, और मेमोरी के अलावा कह सकते हैं हार्मोनल बैलेंस हो गया, फिजिकल रिकवरी हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्रूव होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। तो जो स्मोकिंग अल्कोहल करते हैं, करते हैं या फिर अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, ठीक है, या फिर ड्रग अब्यूज से हैं, तो क्या होगा, उनकी जो बॉडी के आर्गन्स होते हैं, चाहे लंग्स, हार्ट या फिर लीवर, ब्रेन, जितने भी आर्गन्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। ठीक है। इनसे वहाँ पे जब ये आर्गन डैमेज हो जाएंगे तो वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस रहेंगे, या फिर लीवर डिजीज हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है। ठीक है। और बहुत सारी क्रोनिक डिजीज रहती हैं, उनका रिस्क वहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अगर इन चीज़ों से बचना है, डिजीज से बचना है, तो वहाँ पे हमारी हेल्थ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और हमारी जो इम्यूनिटी हो वो भी वहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिस सेफ सेक्सुअल बिहेवियर। तो कहने का मतलब है, जो सेफ सेक्सुअल बिहेवियर का पर्पज मेनली यही रहता है कि वहाँ पे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, ठीक है, वो होने के चांसेस वहाँ पे कम हो जाए। ठीक है। उनको कह सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेफ सेक्सुअल बिहेवियर को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वहाँ पे अगर हम सेफ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी वजह से, या फिर हेल्थ एजुकेशन हो गया, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और वहाँ पे मेडिकल गाइडेंस, तो ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे हमारी जो कह सकते हैं हेल्थ होगी वो अच्छी रहेगी। ठीक है। इसके बाद टेक रिकमेंडेड वैक्सीनेशन। तो जो रिकमेंडेड वैक्सीनेशंस बहुत सारी रहती हैं, जो टाइम के वैक्सीन लेने के लिए बोलते हैं, उससे क्या होगा, मान लिया जो वैक्सीन होती हैं जिस टाइम पे लगना है उनको लगवाना ज़रूरी रहता है। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो वैक्सीनेशन अगर लगवाएंगे तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी होगी वो इम्प्रूव होगी। ठीक है। और जब इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगी तो वहाँ बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है। उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अगर रेगुलर वहाँ पे हम इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, और खुद करवाने के साथ साथ जो कम्युनिटी होगी वहाँ पे करवाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे डिजीज़ का आउटब्रेक होगा, उससे हम बच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अंडर रेगुलर हेल्थ चेकअप। ठीक है। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप का मतलब हो गया, वहाँ पे अगर हम रूटीनली चेकअप करवाते रहते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे यही सारी चीज़ें चेक की जाती हैं जो नॉर्मल हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर लेवल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। ठीक है। तो ये सारे जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं ये टाइमली वहाँ पे करवाना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज़ को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इनिशियल स्टेज में उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है। डायग्नोस कर देंगे तो वहाँ पे टाइमली उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है। टाइम पे वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेंटेन क्लीन इन्वायरमेंट। तो क्लीन इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, जैसे सेफ वाटर हो गया, क्लीन एयर हो गई, प्रॉपर वहाँ पे कह सकते हैं सैनिटाइजेशन होता है, वेस्ट डिस्पोजल होता है, और जो पॉपुलेशन होगा वो भी कंट्रोल होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इससे क्या होगा, अगर वहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट है, ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट है, तो क्या होगा, वहाँ पे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होंगी वो स्प्रेड कम होंगी। और जब इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड कम हो रही हैं तो वहाँ पे डिजीज़ जो कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी की ओवरऑल फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये क्या थे, वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, इनके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, किन चीज़ों को हम मेंटेन करके अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। कौन कौन से जो हम डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से लेवल्स होते हैं। ठीक है। जिसमें क्या होगी, डिफरेंट स्ट्रेटजीज रहेंगी वहाँ पे। ठीक है।
तो पर्पज़ का मेनली इसका पर्पज़ क्या होता है, जो डिजीज़ काज हो गई डिजीजेज हैं इनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, डिजीज़ काज होने से पहले, ठीक है। तो जब डिजीज़ काज होने से पहले उनको हम प्रिवेंट कर देंगे तो वहाँ पे वो डिजीज़ होने के चांसेस कम रहेंगे। तो वही लिखा प्रिवेंट डिजीज़ बिफोर इट अकरेंस। तो जो डिजीज़ है, डिजीज़ को हम काज होने से पहले ही उसको हम क्या कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे, ठीक है। तो मेनली इसका पर्पज़ यही रहता है कि उसको सबसे पहले हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लें, ठीक है। डायग्नोस कर लेंगे फिर क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट रखेंगे, ठीक है, तब फिर ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसको जो था इसको मेनली कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 लेवल्स में कह सकते हो इसको डिवाइड किया गया। पहला है प्राइमरी लेवल जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है सेकेंडरी लेवल, फिर टर्सरी लेवल। तो 3 लेवल्स होते हैं जिनमें हम इसको पढ़ेंगे। प्राइमरी लेवल में क्या होगा, वहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन का पर्पज़ क्या रहेगा कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको डिजीज होने से पहले ही क्या करें, उनको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हेल्थ प्रमोशन हो गए, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गए, दोनों वहाँ पे इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज में क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज़ होंगी, डिजीज अभी कह सकते हैं काज नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके लिए डिजीज़ काज नहीं हुई लेकिन उनका जो रिस्क फैक्टर उनके रहते हैं उनको ही हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। जब वो रिड्यूस हो जाएंगे रिस्क फैक्टर, तो क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी काज करने की वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेनली इसका पर्पज़ यही रहता है कि जो डैमेज होने वाली डिजीज़ होती हैं, ठीक है, उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें रहते हैं। अब क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के, तो सबसे पहले इम्यूनाइजेशन। तो जो वैक्सीन्स होगी, वैक्सीन्स को क्या करते हैं इम्यूनाइजेशन में, वैक्सीन्स को बॉडी में एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए डेवलप करने के लिए उसको क्या किया जाता है, इंटर किया जाता है, ठीक है। अब जब हम कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे हम इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। जैसे कि मान लिया किसी के BCG का टीका लगवाएंगे या MMR का हो गया, ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस B हो गया, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए दी जाती हैं क्योंकि वहाँ पे डिजीज़ काज नहीं हुई, लेकिन में भी हो सकता है वहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में जाके वहाँ पे डिजीज़ काज करे। तो ये जो डिजीज़ हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या रहता है, वहाँ जो पर्सन्स रहते हैं पीपल्स को वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे जो न्यूट्रिशन है, हाइजीन्स है, एक्सरसाइज है और डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, हेल्दी हैबिट्स के बारे में, इन सब के बारे में वहाँ पे हम उनको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उनको हम इसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। ठीक, इससे क्या होगा, जो पर्सन्स हैं वो स्वयं ही अपने आप वहाँ पे अपनी हेल्थ को कह सकते हैं क्योर कर सकते हैं, वहाँ पे हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन क्या होता है, बैलेंस जब हम कोई चीज़ लेते हैं प्रॉपर अमाउंट में, वहाँ पे सारी चीज़ें हों, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे विटामिन B12 हो, ठीक है। बहुत सारे न्यूट्रिशन रहते हैं जिनको हम अगर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं प्रॉपर वहाँ पे बैलेंस, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे हमारी ग्रोथ है, इम्यूनिटी है और एनर्जी प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ेगा और डिजीज़ के अगेंस्ट वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मतलब जो हमारा वाटर है वहाँ पे क्लीन वाटर लेंगे, ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे जो वेस्ट हो गया डिस्पोजल उसको सैनिटाइज करेंगे, ठीक है, और पॉपुलेशन कंट्रोल के थ्रू क्या करेंगे, हम वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल में बताया था मैंने क्या करेंगे, वहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज के अलावा बैलेंस डाइट लेंगे। बैलेंस डाइट के अलावा स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे, ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। तो ये बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं, जब क्या होगा उनको हम बैलेंस करके वहाँ पे जो क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक डिजीज से बच सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं
सेकेंडरी प्रिवेंशन का, पहला प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन का पर्पज़ क्या रहता है, जो डिजीज़ है, डिजीज़ को इनिशियल स्टेज में ही, जो इनिशियल स्टेज में अभी कह सकते हैं डिजीज़ काज हुई है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो बहुत कह सकते हैं अभी कम है, अपीयर्स कम्प्लीटली अपीयर्स नहीं हुई, या अभी सिम्टम्स अपीयर नहीं हुई हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में हम क्या करते हैं, वहाँ पे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका मेनली पर्पज़ क्या रहता है, तो मैंने बताया अर्ली डिटेक्शन के लिए, अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे इसको तो टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा, और डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन स्टेज में वहाँ पे नहीं पहुँचेगी अभी, ठीक है, क्योंकि माइल्ड स्टेज में रहती है। तो मेनली इसका पर्पज़ यही रहता है कि वहाँ पे डिजीज़ है, डिजीज़ को हम पहले ही डायग्नोस कर लें, ठीक है, और उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है, जिससे क्या हो, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हों और वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट को हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो जैसे कि अब इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो जैसे सबसे पहले है सेकेंडरी प्रिवेंशन में स्क्रीनिंग प्रोग्राम में क्या रहता है, बहुत सारे हेल्थी जो स्क्रीनिंग के थ्रू जो हेल्थी पॉपुलेशन होती है उसमें डिजीज़ की इनिशियल स्टेज को हम पहचान सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर वहाँ पे स्क्रीन करेंगे, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर लेवल हो गया, ब्रीदिंग के अलावा सर्वाइकल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो ये बहुत सारी जो रहते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज में ही उनको हम स्क्रीनिंग करके पता कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर मेडिकल चेकअप। तो वही चीज़ें हैं, रेगुलर हम मेडिकल चेक अगर एग्जामिनेशन करवाते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज़ होगा उसको इनिशियल स्टेज में ही हम पहचान सकते हैं, ठीक। जब इनिशियल स्टेज में हमको पता लग जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो कौन कौन से कह सकते हैं यहाँ पे इसमें रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस पहले ही बता चुके कि वहाँ पे बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारी इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को इनिशियल स्टेज में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब डिजीज़ अर्ली स्टेज में ही वहाँ पे डायग्नोस हो जाएंगी तो उनको ट्रीट करेंगे, ट्रीट करने में और रिकवरी में वहाँ पे टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अर्ली डायग्नोसिस हो गया। और अब बात करते हैं टाइमली ट्रीटमेंट। अब जब अर्ली डायग्नोसिस हो गया, टाइमली हम उसको डायग्नोस कर लिए हैं इनिशियल स्टेज में, फिर क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। अगर टाइम पर वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन होगा वो भी कम हो जाएगा और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस या फिर डिसेबिलिटी के भी चांसेस वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे सेकेंडरी कह सकते हैं प्रिवेंशन के एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या हम करेंगे जिससे वहाँ पे जो डिजीज़ होगा उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला करके, रेगुलर वहाँ पर मेडिकल चेकअप करवा करके, अर्ली डायग्नोसिस करके या फिर ट्रीटमेंट देके हम इसको सही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्सरी प्रिवेंशन की। तो टर्सरी प्रिवेंशन में क्या रहता है, टर्सरी प्रिवेंशन में रिड्यूसेस डिसेबिलिटी एंड रिस्टोर्स फंक्शन आफ्टर डिजीजेज। तो जो डिजीज़ है, जब डिजीज़ पहले से ही वहाँ पे प्रेजेंट है, मान लिया डिजीज़ काज हो गई है, तो उससे क्या होगा, डिसेबिलिटी या फंक्शनल लिमिटेशंस वहाँ पे हो चुकी होंगी। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम टर्सरी प्रिवेंशन लागू करते हैं, ठीक है। तो मेनली इसका पर्पज़ क्या रहता है, तो पर्पज़ सबसे पहले पर्पज़ क्या रहेगा, इसको जो कॉम्प्लिकेशंस होगा उसको कम करना, ठीक है, और वहाँ पे जो एबिलिटी है, अपनी खुद की एबिलिटी होगी उसको डेवलप करना, ठीक है, और वहाँ पे कह सकते हैं अपनी लाइफ को जीने योग्य बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब जब मेनली जब एबिलिटी हमारी बढ़ गई, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज़ होगी वो सप्रेस रहेगी वहाँ पे, फिर आगे जब रिमेनिंग वहाँ पे जो रहेगी उसको हम, और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उसको और ज़्यादा हम बेहतर बना सकते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम इंडिपेंडेंट लाइफ जीने योग्य बन सकते हैं। तो मेनली इसका पर्पज़ क्या रहता है,
ठीक है। तो वहाँ पे मेनली पर्पज़ यही रहता है कि वहाँ पे डिसेबिलिटी कम हो, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा ना हो, और वहाँ पे रिहेबिलिटेशन पेशेंट को प्रोवाइड करके वहाँ पे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं फंक्शनल वहाँ पे इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं टर्सरी प्रिवेंशन के, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजियोथेरेपी की। ठीक है, तो माइल्ड एक्सरसाइज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे फिजियोथेरेपी या फिर एक्सरसाइज के थ्रू हम जो मैनुअल थेरेपी देके इसको जो, या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी की हेल्प से क्या करेंगे, वहाँ पे मसल्स फंक्शनिंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिहैबिलिटेशन की। तो रिहैबिलिटेशन में क्या रहता है, रिहैबिलिटेशन का पर्पज़ मेनली जो पर्सन है उसकी फिजिकल, मेंटल और सोशल, वोकेशनल कह सकते हैं हेल्थ को रीस्टोर करना रहता है। ठीक है, जिससे क्या पर्सन इंडिपेंडेंट बन सके। ठीक है, इसी तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बताया था, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या रहता है, डेली जो लिविंग एक्टिविटीज़ रहती हैं और या वर्क रिलेटेड स्किल्स होता है उसको फिर से सीखने की कोशिश करना, और वहाँ पे जो नॉर्मल लाइफ होता है उसको जी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हो गया लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर। तो लॉन्ग टर्म मेडिकल, कुछ क्रोनिक डिजीज ऐसी रहती है जिसमें क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक हो गया, आर्थराइटिस होती है, जिनमें क्या रहता है जो ट्रीटमेंट होगा बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। ठीक है, और वहाँ पे जो फॉलोअप हो गया, मेडिकेशंस हो गया, या फिर लाइफ स्टाइल कह सकते हैं मॉडिफिकेशन हो गया, तो इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे जब डिजीज़ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही क्रोनिक हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लिया वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। इनिशियली प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे, डिजीज़ होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करें तो जो डिजीज़ अभी इनिशियल स्टेज में ही वहाँ पे हुई है, ठीक है, तो अर्ली स्टेज में उसको हम डायग्नोस करके और उसका ट्रीटमेंट करके सही कर सकते हैं। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है, वहाँ पे कोई डिसेबिलिटी हो गई है या फिर उसको तो हम उसको क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चला करके। ठीक है, तो फंक्शनल हार्मोन को रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा करके क्या करेंगे, हम उनको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्सरी प्रिवेंशन में होंगे। तो ये 3 टाइप्स के प्रिवेंशन थे जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनसे अपनी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, तो प्राइमरी जो प्रिवेंशन रहता है जी डिजीज़ काज होने से पहले इसको क्या करते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली स्टेज में वहाँ पे डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे। टर्सरी में डिजीज़ होने के बाद वहाँ पे कोई डिसेबिलिटी ना हो उसको हम कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही हेल्थ प्रमोशन इसमें होता है, इसमें क्या होता है, अर्ली डायग्नोस करके या फिर रिहैबिलिटेशन करके इसको करते हैं। ठीक है, रिस्क भी किसमें कम रहेगा, तो प्राइमरी में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट रहेगा वहाँ पे जो रिस्क रहेगी वो ज़्यादा कम रहेगी। ठीक है, सेकेंडरी में उससे ज़्यादा और टर्सरी में सबसे ज़्यादा रिस्क रहती है। ठीक है, डिजीज़ प्रिवेंशन भी फर्स्ट लेवल में क्या होगा, वहाँ पे कम होगा प्राइमरी प्रिवेंशन में। ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं पहले ही, क्योंकि प्रिवेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं होगी। सेकेंडरी में माइल्ड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन थी जिसमें क्या कर सकते हैं, हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बात की जाए तो इसमें इम्यूनाइजेशन, जैसे आप प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को चला करके हम, या फिर जो कम्युनिटी है कम्युनिटी को वहाँ पे हम एजुकेट करके वो जो डिजीज़ होगी, डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, इन चीज़ों को करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में एजुकेट करके जो अवेयरनेस को फैला करके हम क्या करेंगे, उस डिजीज़ को वहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें रिस्क का रिडक्शन भी कम रहता है। सेकेंडरी में क्या रहेगा, सेकेंडरी में मैंने बताया कि वहाँ पे जो डिजीज़ होती है अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेंगे, जब अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेंगे तो प्रॉपर वहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस वहाँ पे नेग्लेजिबल हो जाते हैं और वहाँ पे डिजीज़ कह सकते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में यहाँ पे डायग्नोसिस करेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे और वहाँ पे डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे। टर्सरी में मैंने बताया जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ काज हो चुकी है वहाँ पे,
ठीक है। तो काज होने के बाद वहाँ पे क्या करेंगे, उसको रिस्टोर करने के लिए जो कह सकते हैं रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चला करके उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी गई हो गया, फिजियोथेरेपी से क्या कर सकते हैं, उनको वहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो डिसेबिलिटी का रिस्क होता है वो भी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जो फिजियोथेरेपी है और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, ठीक है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चला करके भी हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक। तो ये अलग अलग डिजीज़ थी जिनको हम अलग अलग लेवल पे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।